आइए इस पे हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करते हैं और यूजीसी नेट परीक्षा या अन्य परीक्षाओं के लिए इसकी प्रश्नोत्तरी तैयार करते हैं। कहानी का सारांश। प्रारंभिक घटना क्या है कि भोलाराम नामक व्यक्ति की मृत्यु 5 दिन बाद भी उसका जीव यमलोक नहीं पहुंचता। यमदूत रास्ते में जीव को खो देता है। धर्मराज और चित्रगुप्त परेशान हो जाते हैं। अब नारद की खोज। नारद मुनि पृथ्वी पर जाकर भोलाराम के बारे में पता लगाते हैं कि उनकी मृत्यु 60 साल की उम्र में हुई है। 5 साल पहले रिटायर हुए हैं, तभी 55 में रिटायरमेंट थी। पेंशन अभी तक नहीं मिली, गरीबी में मरे, परिवार भूखा और बेसहारा था। अब है कारण की खोज। नारद सरकारी दफ्तर जाते हैं और पेंशन की फाइल मांगते हैं। जब साहब भोलाराम का नाम पुकारते हैं तो फाइल में से भोलाराम के जीव की आवाज़ आती है। चरमोत्कर्ष क्या है? भोलाराम का जीव अपनी पेंशन की दरखास्तों पर अटका हुआ है और स्वर्ग जाने से इनकार कर देता है। कहानी की विशेषताएं। विधा और शैली, ये व्यंग्यात्मक कहानी है। शैली है फंटासी और यथार्थवाद दोनों का मेल। भाषा बहुत ही सरल है, मुहावरेदार, और लेखन पद्धति है व्यंग्यात्मक। पात्र योजना। भोलाराम साधारण सरकारी कर्मचारी, ईमानदार और भोला, पेंशन का इंतजार करते करते मर गया। प्रतीक क्या है? आम आदमी का धर्मराज और चित्रगुप्त हैं जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वैसे ही आश्चर्यचकित होते हैं जैसे कि जो पढ़ने वाला होता है वो महसूस कर रहा होता है। कथानक की विशेषताएं। अद्भुत कल्पना, यमलोक और पृथ्वी का संयोजन, सरकारी तंत्र पर करारा प्रहार, आज भी प्रासंगिक, और संवेदना क्या है? गरीब की पीड़ा। पारंपरिक मिथकीय पात्र, व्यवस्था के प्रतीक, असहाय और चिंतित। नारद मुनि क्या है? देवलोक और पृथ्वी के बीच सेतु, जिज्ञासु और सहृदय। भोलाराम के परिवार के प्रति उनकी सहानुभूति भी थी। सरकारी अधिकारी क्या है? भ्रष्टाचार के प्रतीक। वजन मतलब रिश्वत की मांग, संवेदनहीन और निर्दयी। अब प्रमुख मुख्य जो बिंदु हैं, व्यंग्य बिंदु, उसको पढ़ते हैं। सरकारी तंत्र की लाल फीताशाही दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। रिश्वत के बिना काम नहीं होता। ईमानदार व्यक्ति की उपेक्षा होती है। 25 से 30 बाबुओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। फाइलों का भटकाव, जिम्मेदारी से बचना। भ्रष्टाचार क्या है? वजन का प्रतीक। पहले बाबू क्या बोलते हैं कि दरखास्त पर वजन नहीं रखा, पेपर वेट। और दूसरे साहब क्या बोलते हैं? वीणा मांग लेते हैं रिश्वत में नारद जी से, मतलब खुलेआम रिश्वतखोरी। सरकारी कर्मचारियों की स्थिति। गरीबी की बीमारी से मरा, पेंशन न मिलने का दुखद परिणाम, 5 साल की प्रतीक्षा, गहने और बर्तन तक बिक गए। नरक का आधुनिकीकरण। नरक में आवास की समस्या का समाधान। भ्रष्ट ठेकेदार और इंजीनियर, घटिया इमारतें बनाने वाले, ओवरसियर जिन्होंने मजदूरी की हाजिरी को भी हड़प लिया। प्रतीकात्मकता। भोलाराम का जीव क्या है? अधूरी इच्छाओं और अन्याय का, दरखास्तों पर अटका है, न्याय की प्रतीक्षा में। स्वर्ग जाने से इनकार किया, अन्याय से समझौता नहीं करना, मुझे स्वर्ग तो नहीं जाना, पहले अपनी पेंशन की वो जो फाइल है उसको रिलीज़ करानी है। दरख्वास्तें, ये किसके प्रतीक है? आम आदमी की आशा और संघर्ष का। 100-150 दरख्वास्तें मतलब निरंतर प्रयास, फाइलों में बंद मतलब व्यवस्था में फंसाव। वीणा क्या है? प्रतीक है कला और संस्कृति का। अब शोषण हो रहा है उसका। नारद की वीणा देना मतलब सिद्धांतों से समझौता। वजन मतलब पेपर वेट, रिश्वत का व्यंग्यात्मक शब्द प्रयोग है। भाषा और शैली व्यंग्यात्मक प्रयोग है। जैसे इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? अधिकारियाँ जो हैं वो रौब झाड़ते हैं। साधुओं की बात कौन मानता है मतलब नैतिकता की उपेक्षा। दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, रिश्वतखोरी को परंपरा बताना। लोकोक्तियाँ और मुहावरे क्या है? चक्कर लगाना, वजन रखना, दम तोड़ देना, झंझट में पड़ना, व्यंग्य का तीखापन। सीधा आरोप नहीं, परोक्ष कटाक्ष। और क्या है? हास्य के माध्यम से गंभीर बात। मिथकीय कथा में आधुनिक समस्या, है ना। साहित्यिक महत्व क्या है? परसाई का व्यंग्य, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रहार, मध्यवर्गीय जीवन त्रासदी, भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण, समकालीन प्रासंगिकता, क्योंकि आज भी दफ्तरों में वही स्थिति है। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की समस्या, आम आदमी की पीड़ा। रचना तकनीक क्या है? फैंटेसी और यथार्थ का मिश्रण, मिथकीय पात्रों का आधुनिक संदर्भ में प्रयोग, मतलब जैसे नारद जी हैं,
यमराज जी हैं और व्यंग्य की तीव्रता। कहानी से संबंधित प्रश्न क्या क्या हैं? भोलाराम का जीव कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। भोलाराम की मृत्यु के कितने दिन बाद तक उसका जीव यमलोक नहीं पहुंचा? 5 दिन तक। भोलाराम किस शहर में रहता था? जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में। भोलाराम की उम्र कितनी थी? 60 साल। भोलाराम कितने साल पहले रिटायर हुआ था? 5 साल पहले। भोलाराम के परिवार में कौन कौन थे? एक स्त्री, 2 लड़के और एक लड़की। भोलाराम किस प्रकार की नौकरी करता था? सरकारी नौकर था। भोलाराम की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? गरीबी की बीमारी, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते मौत होगी। भोलाराम को पेंशन क्यों नहीं मिली? दरखास्तों पर वजन मतलब रिश्वत नहीं रखा था। भोलाराम के जीव को यमलोक कौन लाने गया था? यमदूत। यमदूत के हाथ से भोलाराम का जीव कहाँ छूटा? नगर के बाहर तीव्र वायु तरंग पर सवार होते समय। यमलोक में कौन कौन से पात्र हैं? धर्मराज, चित्रगुप्त और यमदूत। चित्रगुप्त की क्या भूमिका है? रजिस्टर और रिकॉर्ड देखना, कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करना। भोलाराम की जीव की खोज के लिए पृथ्वी पर कौन आया? नारद मुनि। नारद मुनि ने सबसे पहले किससे भोलाराम के बारे में पूछा? भोलाराम की पत्नी से। भोलाराम की पत्नी ने किस बीमारी का जिक्र किया? गरीबी की बीमारी। भोलाराम कितनी दरखास्तें भेज चुका था? 100-150 दरखास्तें। भोलाराम कितने दिनों में एक दरखास्त भेजता था? हर 10-15 दिन में। 5 सालों में भोलाराम के परिवार ने क्या क्या बेचा? सब गहने और बर्तन। नारद ने सरकारी दफ्तर में कितने बाबुओं के चक्कर लगाए? 25-30 बाबुओं और अफसरों के। पहले बाबू ने दरखास्तों को के उड़ने का कारण क्या बताया? उन पर वजन नहीं रखा था। वजन का प्रतीकार्थ क्या है? रिश्वत। चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी? सीधे बड़े साहब से मिले, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। बड़े साहब के कमरे पर पहुंचने पर चपरासी क्या कह रहा था? ऊँघ रहा था। बड़े साहब ने दफ्तर को क्या कहा? यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। साहब ने नारद से क्या मांग लिया? वीणा। साहब ने वीणा क्यों मांगी? क्योंकि अपनी लड़की को देने के लिए, जो कि गाना बजाना सीख रही थी। नारद के पास क्या था जो साहब को पसंद आया? सुंदर वीणा। भोलाराम का जीव अंत में कहाँ मिला? फाइलों के बीच में। जब साहब ने भोलाराम का नाम पुकारा तो क्या हुआ? फाइल में से भोलाराम के जीव की आवाज़ आई। भोलाराम के जीव ने क्या पूछा? कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? भोलाराम का जीव स्वर्ग क्यों नहीं आना चाहता था? वो अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता था। भोलाराम का जीव किस चीज़ पर अटका था? पेंशन की दरखास्तों पर। नारद ने भोलाराम के जीव से क्या कहा? मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कहानी में नरक की आवाज़ समस्या कैसे हल हुई? भ्रष्ट ठेकेदारों, इंजीनियरों और ओवरसियरों ने इमारतें बनाई। नरक में कौन कौन से लोग आए थे? रद्दी इमारतें बनाने वाले ठेकेदार, योजनाओं का पैसा खाने वाले इंजीनियर और मजदूरों की फर्जी हाजिरी भरने वाले ओवरसियर। चित्रगुप्त ने रेलवे का क्या उदाहरण दिया? रेलवे वाले सामान उड़ा लेते हैं। होजियर के पेंसिलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कड़े आते हैं। नारद ने इनकम टैक्स के बारे में क्या पूछा? व्यंग्य करते हुए कि शायद टैक्स वालों ने भोलाराम के जीव को रोक लिया हो। भोलाराम ने मकान मालिक का किराया कब से नहीं दिया था? 1 साल से। मकान मालिक भोलाराम के परिवार को क्यों निकालना चाहता था? किराया नहीं देने के कारण। लेखक से संबंधित प्रश्न। हरिशंकर परसाई किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? व्यंग्य विधा के लिए। परसाई जी का जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1924। परसाई जी का जन्म स्थान कहाँ है? जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। परसाई जी की मृत्यु कब हुई? 10 अगस्त 1995। परसाई जी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। परसाई जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? विकलांग श्रद्धा का दौर, तट की खोज, निठल्ले की डायरी, भोलाराम का जीव, वैष्णव की फिसलन। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना? व्यंग्य संग्रह। परसाई का व्यंग्य किस पर केंद्रित है? सामाजिक विसंगतियों, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पाखंड और मध्यवर्गीय जीवन पर। परसाई की भाषा शैली कैसी है? सरल, मुहावरेदार, व्यंग्यात्मक और प्रवाहमयी। हरिशंकर परसाई को किस रूप में जाना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? व्यंग्य। कहानी की शैली क्या है? फंतासी और यथार्थवाद का मिश्रण। कहानी का मुख्य व्यंग्य किस पर है? सरकारी तंत्र की लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पर। कहानी में किन किन लोगों का वर्णन है? यमलोक और पृथ्वीलोक। कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? भोलाराम। भोलाराम किसका प्रतीक है? आम आदमी, ईमानदार, मध्यवर्गीय व्यक्ति का। कहानी की भाषा कैसी है? सरल बोलचाल की भाषा, मुहावरेदार। कहानी में किस प्रकार का व्यंग्य है? सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य। कहानी का उद्देश्य क्या है? सरकारी तंत्र की कमियों और भ्रष्टाचार को उजागर करना। कहानी की विशेषता क्या है? मिथकीय कथा में आधुनिक समस्या का समावेश। व्यंग्य और प्रतीक से संबंधित प्रश्न। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती, इसका क्या अर्थ है? रिश्वत के बिना काम नहीं होता। यह भी एक मंदिर है, ये किसने कहा? बड़े साहब ने। यह भी एक मंदिर है, इसका व्यंग्यार्थ क्या है? सरकारी दफ्तर में भी दान देना पड़ता है, यानी रिश्वत। दरखास्तों का क्या प्रतीकार्थ है? आम आदमी की आशा, संघर्ष और प्रतीक्षा का। फाइल का क्या प्रतीकार्थ है? व्यवस्था में फंसाव का। वीणा का क्या प्रतीकार्थ है?
कला और संस्कृति के शोषण का, सिद्धांतों से समझौता का। भोलाराम के जीव का दरखास्तों पर अटकना किसका प्रतीक है? अधूरी इच्छाओं, अन्याय और न्याय की प्रतीक्षा का। नरक में इमारतें बनाने वाले कौन हैं? भ्रष्ट ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियर। कहानी में लाल फीताशाही का उदाहरण क्या है? 25-30 बाबुओं के चक्कर लगाना, फाइलों में भटकाव। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, ये किसने कहा? पहले बाबू ने नारद से कहा। पात्र विशेष से संबंधित प्रश्न। धर्मराज की भूमिका क्या है? स्वर्ग नरक का स्वामी, न्याय करने वाला। नारद मुनि की विशेषता क्या है? देवलोक और पृथ्वी के बीच संदेशवाहक, जिज्ञासु, सहृदय। चित्रगुप्त क्या करते हैं? कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, रजिस्टर देखते हैं। यमदूत की क्या भूमिका है? मृत आत्माओं को यमलोक ले जाना। भोलाराम की पत्नी का चरित्र कैसा है? पतिव्रता, दुखी, गरीबी से पीड़ित। बड़े साहब का चरित्र कैसा है? भ्रष्ट, रिश्वतखोर और अहंकारी। चपरासी ने क्या सलाह दी? व्यवस्था की सच्चाई बताई, सीधे बड़े साहब से मिलने की सलाह दी। पहले बाबू का व्यवहार कैसा था? टालने वाला, जिम्मेदारी से बचने वाला। भोलाराम का स्वभाव कैसा था? भोला, ईमानदार, सरल। नारद ने अपनी वीणा क्यों दे दी? भोलाराम के परिवार की मदद के लिए और पेंशन दिलाने के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? कोई जीव यमदूत को चकमा देकर भाग गया हो। महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। किसने कहा? यमदूत ने। इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। किसने कहा? यमदूत ने। तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है, ये किसका जवाब था? सरकारी दफ्तर से आने वाला जवाब। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। किसने कहा? भोलाराम की पत्नी ने। अब कुछ मत बको महाराज, किसने कहा? भोलाराम की पत्नी ने नारद से। साधुओं की बात कौन मानता है? किसने कहा? नारद ने। मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। किसने कहा? भोलाराम की जीव ने। क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? किसने पूछा? फाइल में से भोलाराम की जीव ने। नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? किसने कहा? धर्मराज ने। शिल्प और तकनीक से संबंधित प्रश्न। कहानी में किस प्रकार की कल्पना का प्रयोग है? मिथक या फंतासी कल्पना। कहानी का आरंभ कैसे होता है? यमलोक के दृश्य से, धर्मराज और चित्रगुप्त के संवाद से। कहानी का चरमोत्कर्ष क्या है? फाइल में से भोलाराम के जीव का बोलना। कहानी का संदेश क्या है? सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के खिलाफ। कहानी में व्यंग्य का माध्यम क्या है? परोक्ष कटाक्ष, स्थिति की विडंबना, हास्य। कहानी की संरचना कैसी है? यमलोक से प्रारंभ, पृथ्वीलोक की यात्रा, फिर सरकारी दफ्तर में समापन। कहानी में संवाद शैली कैसी है? स्वाभाविक, बोलचाल की भाषा, व्यंग्यात्मक। कहानी में किसका चित्रण नहीं है? प्रेम या रोमांस का। कहानी का स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक। कहानी की समकालीन प्रासंगिकता क्या है? आज भी सरकारी तंत्र में वही भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही विद्यमान है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। भोलाराम को कितनी पेंशन मिलनी थी? 50-60 रुपये हर महीना। भोलाराम का मकान कैसा था? 1.5 कमरे का टूटा फूटा मकान, नाले का किनारे। पेंशन का केस कितने दफ्तरों में जाता है? 20 दफ्तरों में। पेंशन में कितनी स्टेशनरी लगती है? जितनी पेंशन मिलती है उतनी की स्टेशनरी। नारायण नारायण, ये किसका नारा था? नारद मुनि का। भोलाराम की लड़की ने नारद से क्या कहा? आगे जाओ महाराज, भिखारी समझकर कहा उनको। नारद को क्या देखकर भोलाराम का मकान पहचानने में मदद मिली? माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से। चित्रगुप्त ने कौन सा उदाहरण दिया? रेलवे के द्वारा सामान उड़ाने का, राजनीतिक नेताओं द्वारा विरोधी के उड़ाने का। कहानी का मुख्य स्वर क्या है? करुणा के साथ व्यंग्य। धन्यवाद।